हम बात करने वाले वेग नियम के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम होता क्या है? देखो, जैसे कि आपको इस प्रकार से अभिक्रिया दे दी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। यदि हमें क्या देता है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, इस प्रकार से आपकी कोई अभिक्रिया है और इसका मुझे क्या लिखना है, वेग लिखना है। तो हमेशा याद रखना, जो आपका किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो निर्भर करता है किस पर, अभिकारकों की सांद्रता पर। किस पर निर्भर करता है? अभिकारकों की सांद्रता, उत्पाद की नहीं, केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। हाँ, अब साथ ही साथ यदि से मैं आगे लिखना चाहूँ, हाँ, तो देखो आपका अभिकारक क्या है, ए और बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर घातें भी आती है। अब वो जो घातें होती ना, ये वाली घातें नहीं होती है, ये वाली आपकी घातें नहीं होती है, वो घातें होती है आपकी एक्स और वाई, जहां पर एक्स और वाई का निर्धारण किस आधार पे किया जाता है, प्रायोगिक आधार पे किया जाता है। कैसे प्रायोगिक आधार पे करते हैं वो भी बताऊंगा। हाँ, तो जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वेग समानुपाती, अभिकारक क्या है आपका ए, तो ए की सांद्रता, बी है आपका अभिकारक तो बी की सांद्रता, और उनकी घात क्या रहेगी, एक्स और वाई, जहां पर एक्स क्या होती है आपकी अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष, और वाई क्या होती है अभिक्रिया की कोटि बी के सापेक्ष। हाँ, तो देखो जैसे मैं वेग, जैसे समानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो एक स्थिरांक आता है जिसे हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ए पावर एक्स और बी पावर क्या रहेगी आपकी वाई आ जाएगी। हाँ, तो ये जो आपका कांस्टेंट है के, ये क्या कहलाता है आपका वेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका वेग स्थिरांक, और ये जो है ना, ये आपका कहलाता है वेग व्यंजक। क्या कहलाता है आपका वेग व्यंजक कहलाता है। और ये वाला जो आपका नियम है, ये वाला, ये कहलाता है आपका वेग नियम। वेग नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, जिनकी जो घातें होती है वो प्रायोगिक तौर पे निकाली जाती है, के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे हम समानुपातिकता का चिन्ह हटाते हैं तो एक वेग स्थिरांक आता है के, तो ये होता है आपका वेग व्यंजक के ए एक्स बी वाई। अब देखना, ये जो एक्स और वाई है ना, इसको यदि मैं जोड़ू तो मुझे क्या प्राप्त होता है, एन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एन, जहां पर एन क्या होता है आपका अभिक्रिया की कोटि होती है। एन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। यदि मैं इस एक्स और वाई को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलती है, अभिक्रिया की कोटि, जबकि एक्स क्या है, अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष, और वाई क्या है, अभिक्रिया की कोटि बी के सापेक्ष। के क्या है, वेग स्थिरांक, और वेग तो वेग ही रहेगा। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी आपकी कि आपका जो वेग होता है वो बेसिकली किस किस प्रकार से लिखा जाता है, या तो माइनस का डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, या डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखा जाता है। इसे लिखने का और एक तरीका था, वो कौन सा तरीका था, या तो आप तात्क्षणिक वेग लिख लो माइनस का डी आर बाय डी टी, या इसे आप लिख सकते थे डीपी बाय डी टी, लिख सकते थे सर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली या तो इसका उपयोग करो, या इसका उपयोग करो, या इसका उपयोग करो, या इसका उपयोग करो इस वेग के स्थान पे। तो हम ना सुविधा के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इस वेग के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस डी आर डिवाइड बाय डी टी, वो किसके बराबर आ जाएगा, के अभिकारक की सांद्रता की घात एक्स और उत्पाद की सांद्रता वाई। तो ये होता है आपका बेसिकली, इसे अच्छे से याद रखना क्योंकि इसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। हाँ, तो ये होता है आपका क्या, आपका वेग नियम। हाँ, अब देखना, ये तो बेसिकली हमने किसके लिए लिखे, इस अभिक्रिया के लिए लिखे वेग नियम। लेकिन यही वेग नियम यदि मुझे किसी बेसिक अभिक्रिया के लिए लिखना, जैसे कि वो बेसिक अभिक्रिया आपकी हो गई इस प्रकार से, R to P, क्या हो गया आपका R से लेकर P बन रही है। तो देखो इसका जो वेग होगा, जो आपका वेग होगा, वो केवल किस बात पर डिपेंड करेगा, अभिकारक की सांद्रता। मतलब कि अभिकारक क्या आपका R, और ये हो गई उसकी सांद्रता। अब जैसे मैं क्या हटाऊंगा, समानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बस यहाँ पर अभिकारक के स्थान पे R था, यहाँ पर A और B थे, तो मैं कर रहा था। देखो यहाँ पर घात भी आती है, तो जो घात हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी आपकी N हो जाएगी। क्या हो जाएगी, N। अब N की होगी क्योंकि जब मैं x और y को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलती है, N होती है। तो आपका जो बेसिक आपका वो होता है ना, बेसिक जो आपका अभिक्रिया का वेग होता है वो ये होता है, वेग बराबर k r की पावर n, जहां पर r क्या है अभिकारक की सांद्रता, n है आपकी अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, x प्लस y होती है अभिक्रिया की कोटि। हाँ, अब वेग के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी आर बाय डी टी लिख सकता हूँ।
क्या लिख सकते हो, एक के स्थान में माइनस dr/dt। तो ये होता है आपका बेसिक अभिक्रिया के लिए और ये होता है आपकी ऐसी कोई भी जनरल अभिक्रिया के लिए। हाँ, अब देखो इस x और y का निर्धारण प्रायोगिक तौर पे कैसे करते हैं। हाँ, आपके अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है कि a प्लस 2b प्लस c हमें क्या देता है, d प्लस e देता है। तो आपके एक साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और वागे, शायद नाम सुना होगा क्लास 11 केमिस्ट्री में, गुलबर्ग तथा वागे। इन्होंने क्या दिया था आपके एक नियम दिया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, और वो नियम ये था कि जो आपका वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारक है आपका A B C, इनके क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन जो यहाँ पर घात आती है वो कौन सी आती है, जो कि इनके सामने रस समीकरण नीति गुणांक होता है। हाँ, तो यहाँ पर घात कितनी गई थी कि 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 नहीं, इसके सामने क्या लिखे 1, तो आ जाएगा ये आपका 1। हाँ, तो गुलबर्ग और वागे ने ये कहा था कि जो आपका वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है, लेकिन जो घात होती है वो क्या होती है, रस समीकरण नीति गुणांक होती है। लेकिन जो ये वाला जो नियम था ना वो केवल कुछ ही अभिक्रियाओं पर लागू हुआ, कुछ अभिक्रियाओं पर लागू हुआ और फिर ये नियम फेल हो गया। बाद में ही आपका जो वेग दिया गया ना वो कुछ इस प्रकार से दिया गया कि जो आपका अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के तो क्या रहता है, समानुपाती रहता है। लेकिन यहाँ जो घात आती है वो ये वाली घात नहीं आती है, वो वाली घात हमको कैसे निकालना रहता है, प्रयोगों के आधार पर निकालना होता है। अब प्रयोगों के आधार पर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या करना रहता है हमें। सबसे पहले हम मान लेते कि हमने a को क्या किए, दुगुना किए, a को क्या किए, दुगुना किए। तो हम फिर देखते कि आपका वेग कितना हुआ। जब हमने a को दुगुना किया मतलब इसको दुगुना किए तो आपका वेग कितना हुआ। मैं मान लेता हूँ कि हम यदि इसे 2 गुना करते हैं, क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वेग 4 गुना हो जाता है। हाँ, अब हमने b को क्या किया, आपका आधा किए, b को क्या किया हमने, आधा किए, नहीं b को आधा नहीं, b को भी क्या किया हमने, 2 गुना किए। तो हम देखते हैं कि जो आपका वेग हो जाता है वो भी केवल 2 गुना ही बढ़ता है। क्या बढ़ता है, 2 गुना ही बढ़ता है। और हम करते हैं इस बार हम जो आपका c है उसे 2 गुना करते हैं तो आपका वेग वही का वही रहता है ना। आपकी इस प्रकार से कोई अभिक्रिया दी हुई थी और उस अभिक्रिया में ऐसा था कि हमने a को कितना लिए थे, 1 लिए थे, b को 2 लिए थे, c को 1 लिए थे। तो जो अभिक्रिया का वेग था गुलबर्ग और वागे के अनुसार इनकी घात क्या रहती, 1 2 1। लेकिन प्रयोग के आधार पर जब हम करते हैं तो हमने प्रयोग किए कि जब हम a की सांद्रता को दुगुना करते हैं तो वेग कितना हो जाता है, 4 गुना। जब हम 2 गुना करते हैं b की सांद्रता को तो कितना हो जाता है, वेग 2 गुना। जब हम c की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो वेग कुछ परिवर्तित नहीं होता। तो इसका कारण क्या है, तो इन्होंने कुछ नहीं कहे कि देखो जैसे कि मान लो हमने a को क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, तो बताओ आपका वेग कितना हो रहा है, आपका 4 गुना हो रहा है। अब ऐसा कब हो सकता है, यदि इसके ऊपर काय की घात हो, 2 की घात हो, कि 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। अब देखो जब हम b को 2 गुना कर रहे हैं, मतलब जब हम b को 2 गुना कर रहे हैं तो आपका वेग भी कितना हो रहा है, 2 गुना ही हो रहा है। मतलब b की घात कितनी होगी, 1 होगी, है ना, तभी तो। और यदि हम c को भी कितना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, c को 2 गुना कर रहे हैं, है ना, फिर भी आपका वेग कुछ नहीं बदल रहा है। इसका मतलब इसकी घात क्या होगी, आपकी 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो बताओ गुलबर्ग और वागे क्या कह रहे थे कि जो आपका a की घात आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, मतलब 1 आएगी, क्योंकि सामने क्या लिखा था, 1 लिखा था। लेकिन आ कितने रही है, बेसिकली 2 आ रही है। इन्होंने क्या कहा था, b की घात कितनी आएगी, 2 आएगी, लेकिन आ कितनी रही है, 1 आ रही है। इन्होंने क्या कहा था कि c की घात कितनी आएगी, 1 आएगी, लेकिन यहाँ c की घात कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हम ना ऐसे प्रयोग करके देखते हैं। तो बताओ आपके x का मान कितना हो गया, 2 हो गया, y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब x और y के हमने लिखे थे ना, ये x और ये आपका y लिखे थे ना, तो ये वही है, x का मान कितना हो गया, 2, y का मान 2। ये हमने किसके आधार पे निकाले, प्रयोगों के आधार पे। हम ऐसा प्रयोग करके देखेंगे। मान लो आपको कोई अभिक्रिया दे दी गई और आपका अभिक्रिया का वेग देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको एक अभिक्रिया दे देता हूँ। ये जो आपकी अभिक्रिया दी है N2 + S2 क्या दे रहा है, हमें NH3 दे रहा है। इसका मुझे क्या लिखना है, आपका वेग लिखना है। तो बताओ वेग में किस प्रकार से लिखते हो, आपका जो वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता जो कि कितनी दी है, N2, और आपके उत्पाद की सांद्रता जो कि कितनी दी हुई है, आपको H2 दी हुई है। हाँ, अब मुझे बात है केवल इस घात की करनी है, घात कितना होगा। तो उस घात का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम प्रयोग करने बैठे, हमने क्या किए, इस N2 की सांद्रता को 2 गुना किए। तो हमने देखे जो वेग है वो कितना हो रहा है, आपका 8 गुना हो रहा है। मतलब जब मैं इसे 2 गुना करता हूं तो आपका वेग 8 गुना हो जाता है। अब हमें सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस वेग को 3 गुना करता हूँ, तो मतलब सांद्रता को 3 गुना करता हूँ तो ये 27 गुना हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं N2 की सांद्रता को 4 गुना करता हूँ तो ये कितना हो जा रहा है, 64 गुना होते जा रहा है। मतलब जब मैं इसे 3 करता हूँ तो ये 27 गुना हो जाता है, और जब मैं इसे 4 करता हूँ तो कितना हो जाता है आपका, 64 गुना हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर काय की घात होगी, मतलब 3 की घात होगी। कितने की घात? क्यू। देखो क्यू क्यू आगे 3 की घात, क्योंकि जब यहाँ दो लिखा था तो यहाँ पर कितना गुना प्राप्त होता है, 8 गुना। तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब मैंने इसे 3 गुना किया तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या बना, 9 किया 27 गुना मिला था। लेकिन जब मैंने इसे 4 गुना किया तो 4 चौ 16 और 16 चौ 64, तो कितनी हो रही थी, 64 गुना हो रही थी। तो हमने N2 के ऊपर घात तो हमने निकाल ली। कैसे किया हमने? प्रयोगों के आधार पे किए। हाँ, अब देखो, अब हम ज्ञात करते हैं H2 का। तो हम देखते हैं कि जब मैं H2 की सांद्रता को क्या करता हूँ, 4 गुना करता हूँ, H2 की सांद्रता को 4 गुना करता हूँ, तो जो आपका वेग है वो बदलता ही नहीं है, वेग उतना ही रहता है। इसको यदि मैं 8 गुना भी करता हूँ तो वेग नहीं बदलता है, इसको यदि मैं 10 गुना भी करता हूँ तो वेग नहीं बदलता है। मतलब इसे यदि मैं 2 गुना भी करता हूँ तो आपका वेग 64 गुना ही रहता है। आपका मैं इसे 4 कर देता हूँ तो 64 ही रहता है। मतलब ये किस बार, मतलब इसके ऊपर घात क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0, क्योंकि किसी के भी ऊपर घात यदि 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ क्या रहता है आपका, 1 आ जाता है। हाँ, तो बेसिकली ये जो अभिक्रिया है वो केवल किस बात पर निर्भर कर रही है, N2 की सांद्रता पर। और N2 की सांद्रता की कौन सी घात पर निर्भर कर रही है, 3 की घात पर निर्भर कर रही है। हाँ, तो समझ में आया? वेग नियम में जो हम x और y का निर्धारण करते हैं वो कैसे करते हैं, प्रयोगों के आधार पे। हमें सांद्रता बड़ा के देखनी पड़ती है कि आपका वेग किस प्रकार से हो रहा है, और उस प्रकार से फिर क्या लगानी रहती है, घात लगानी रहती है। अब बताओ, ये जो आपका वेग है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, इसमें यदि n का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाती है, शून्य कोटि। बेसिकली ये क्या कहलाती है, आपकी अभिक्रिया की कोटि। अब यदि कोटि का मान 0 है तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यदि n का मान क्या है, 1 है, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यदि n का मान 2 है तो ये किस अभिक्रिया की, तो किस कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो बेसिकली हमें ना इस चैप्टर में, क्लास 12th में, हमें केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। तो जब आपके n का मान 0 होता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 1 होता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और यदि आपका 2 रहता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया।